हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए देखते हैं, समझते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग इसके यूजेस क्या हैं, अलग अलग तरीके से कौन सी कंडीशन में नॉन फाइनाइट का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर नॉन फाइनाइट और कहाँ पर जिरंड का यूज़ किया जाता है, आखिरकार ये नॉन फाइनाइट कहते किसको हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। देखते हैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि स्लीपिंग, देखा होगा आपने कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, I like helping others, she thinks of teaching English। ठीक है, इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा। अब हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि क्या यह जो स्विमिंग है यह वर्ब है? क्या आई लाइक हेल्पिंग जब मैंने बोला तो क्या यह वर्ब है? शी थिंक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश तो क्या टीचिंग वर्ब है? अब जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि स्विम मीन्स तैरना, स्विमिंग एक वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग, हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्पिंग एक वर्ब हो गई। टीचिंग मीन्स, टीच मीन्स पढ़ाना, टीचिंग भी एक वर्ब हो गई। अगर ये वर्ब है तो क्या वर्ब का ही काम कर रही है, या यहाँ पर स्टेटमेंट में, इस दिए गए स्टेटमेंट में वर्ब कभी एडजेक्टिव हो रही है, नाउन हो रही है, प्रोनाउन हो रही है, आखिरकार क्या इसका उपयोग है? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक हमारी इन सभी समस्याओं का समाधान देगा, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। ठीक है, समझते हैं हम वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है समझते हैं। जनरली अभी तक हमने देखा है कि किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ब टॉपिक का नाम है हमारा वर्ब दो प्रकार की आती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। सर ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है जो अभी तक, जिसको एक्चुअल में हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे जितने भी मोडाल वर्ब है, या जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसके अंतर्गत आ सकती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब सर, और नेक्स्ट हो सकता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये वर्ब के अंतर्गत इनको हम सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। ये स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ब का ही काम करेगी। तो जो फाइनाइट वर्ब होती है वो वर्ब का ही काम करती है। ऑक्सिलरी वर्ब में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर वाज वर, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब वही है, एम इज आर वाज वर, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट। ठीक है, सारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप पढ़ते हैं ना, तो उसके अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब की एक पहचान होती है। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। समझते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। वैसे आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी हम नॉन फाइनाइट वर्ब से पर पहुंचने से पहले फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा एक क्विक
डिवीज़न देख लेते हैं। वैसे इसके पहले हमने जो क्लास अपलोड की है, इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है वो फाइनाइट वर्ब के ऊपर ही हुई है। उस फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, उनका मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म उपयोग किया जाता है और उसका क्या अर्थ निकलता है, उन सारी बातों को हमने इसके अंतर्गत इसके पहले वाली क्लास में बताया है। तो आप इसको देखने से पहले एक बार उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब सामान्यतः वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे जब मैं कहता हूँ कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ, तो यह कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, मैं दौड़ता हूँ, ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि आई आस्क, मैंने पूछा, तो प्रश्न आएगा कि भैया क्या पूछा, किसको पूछा, किससे पूछा, इस तरीके के, तो ये क्या का जवाब देगा, जो किसे का जवाब देगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में इस तरीके का कोई क्या और किसे का जवाब नहीं दिया जाता है। जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूँ, आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई सिट, मैं बैठता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या और किसे नहीं आएगा। जबकि मैं जब कहता हूँ कि आई आस्क, तो भाई पूछेंगे कि क्या पूछते हो, है ना। आई स्पीक, क्या बोलते हो। आई रीड, क्या पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा या इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के बारे में जो हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। अब हम पहुँचते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत सारी एग्जाम्स में फेवरेट माना जा सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। समझते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पर पहुंचते हैं, हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब जब वर्ब का कार्य न करे, किसी स्टेटमेंट में वर्ब जब वर्ब का काम न करे और वह वर्ब या तो नाउन का काम कर रहा है या तो वह वर्ब जीरेंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनाइट इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को इसके माध्यम से बड़ा कर दिया जाता है। जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब जिसका अंत न हो, ठीक है, चलता रहे थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं इसके अंतर्गत सबसे पहला जो प्रकार आता है वह होता है पार्टिसिपल, दूसरे नंबर पर आता है जीरंड और तीसरे नंबर पर आता है इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है जीरंड और तीसरा होता है इन्फिनिटिव। क्या काम कर रहा है, यहां पर वर्ब ना तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ना ही मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर जो वर्ब उपयोग किया जाएगा वो वर्ब का कार्य न करते हुए किसी नाउन का कार्य करेगा, किसी एडजेक्टिव का कार्य करेगा। समझते हैं हम इसमें क्या होता है। पार्टिसिपल के बारे में अगर हम बात करें तो पार्टिसिपल में तीन प्रकार का पार्टिसिपल होता है। पहला होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट नहीं बोलेंगे, फ्यूचर नहीं बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत तीन प्रकार की वर्ब होती है, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव। पहला होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंतर्गत पहला जो आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां से हम कॉन्सेप्ट पर पहुंच रहे हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। और यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में नाउन का काम नहीं करता है, वर्ब का काम नहीं करता है, यह काम करेगा एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है और यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम नहीं करता, वर्ब का काम नहीं करता, यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक है, समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म और यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह उपयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में उपयोग किया जाएगा। और एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है, एडजेक्टिव का कार्य होता है विशेषता बताने के लिए। किसके लिए उपयोग किया जाता है, विशेषता बताने के लिए। जैसे मैंने कहा कि आई सा मैंने देखा, आई सा मैंने देखा, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। तो बॉय जो हो गया ये हो गया है फ्रेंड्स नाउन, बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट में बोलूंगा कि आई सा अ प्लेइंग बॉय, आई सा अ प्लेइंग बॉय। ठीक है, अब आई सा अ प्लेइंग बॉय जब मैं लिखता हूं तो अब मुझे आप बताएंगे कि यह प्लेइंग नाउन है, प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से आ जाता है, सीधे ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, प्लेइंग को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए प्लेइंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको कहा जाएगा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या क्या है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सोच करके रखा है, समझ करके रखा है कि नाउन मतलब वर्ब, काम करना मतलब वर्ब, प्लेइंग यानी खेलना, तो प्ले तो वर्ब हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्लेइंग यूज किया गया है यह वर्ब नहीं है, यह नॉन फाइनाइट टाइप है। कौन सा टाइप है, नॉन फाइनाइट टाइप। और नॉन फाइनाइट टाइप में वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो आई सा अ प्लेइंग बॉय, बॉय एक मैंने कहा कि नाउन है और इस बच्चे की विशेषता है। ठीक है, ये प्लेइंग, अब प्लेइंग इसकी विशेषता बता रहा है तो ये यहां पर हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो गया इसका। ठीक है, तो आई सा अ प्लेइंग बॉय, मैंने एक ठीक है, आई सा अ प्लेइंग बॉय मतलब मैंने एक खेलते हुए बच्चे को देखा। ठीक है, तो ये प्लेइंग का अर्थ क्या हुआ, खेलते हुए, जो कि एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इसका टॉपिक क्या है, इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहेंगे, तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। द पुलिस कॉट, पुलिस ने पकड़ लिया किसको, रनिंग थीफ या द थीफ रनिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ये रनिंग यूज़ किया जा रहा है यह भी इस थीफ के लिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये रनिंग भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। और हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कई बार कहते हैं कि मैं वाटर पार्क में गया और हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, तो ये कॉस्ट्यूम क्या हो गया, नाउन हो गया। और इस कॉस्ट्यूम की विशेषता बताने के लिए हमने स्विमिंग वर्ड जो यूज़ किया दैट इज एडजेक्टिव। यह स्विमिंग वर्ब नाउन नहीं है, यह स्विमिंग नाउन नहीं है, यह स्विमिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर जो स्विमिंग वर्ड यूज़ किया जाएगा यह इस कॉस्ट्यूम की विशेषता बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव होगा। इसलिए यह क्या होगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव होगा।
होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगा, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। बात समझ में आ गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके सामने लिख सकते हैं कि अ वर्ब वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। वर्ब जो है एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखेंगे, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पर मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और यह वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगा। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका कार्य करेगा? एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसे, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम देंगे फ्रेंड्स? पास्ट पार्टिसिपल नाम देंगे। किसको? जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न आपके लिए नहीं बचे। ठीक है, तो समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल में हमने क्या कहा फ्रेंड्स? पास्ट पार्टिसिपल में हमने कहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे कि देखेंगे, ठीक है, ये आई सा, मैंने, आई रेड, मैंने पढ़ लिया, आई रेड मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? सेंट मैसेजेस, सेंट मैसेजेस। ठीक है, मैंने पढ़ लिए, आई रेड मैंने पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया मैंने भैया? सेंट मैसेज पढ़ लिए। तो मैसेज क्या हो गया? यहाँ पर मैसेज हो गया नाउन। और ये मैसेज की विशेषता क्या है? यह मैसेज भेजा हुआ मैसेज है, तो यह जो इसका विशेषता होगा ये कहलाया एडजेक्टिव। यहाँ पर जो सेंट है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या काम कर रहा है? विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म विशेषता बताने का काम करेगा तो उसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। ही अपॉइंटेड, या फिर और इजी सा एग्जांपल हम जो आपके डे टू डे लाइफ में, शी गेव मी, उसने मुझे दी, क्या दी? चपाती, एक रोटी दी। और जो रोटी कैसी थी? बर्न्ट थी। बर्न्ट मतलब जली हुई। ठीक है, तो बर्न यानी जलना होता है और बर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बर्न्ट। बर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बर्न्ट। दैट इज एडजेक्टिव। दैट इज क्या होगा? एडजेक्टिव है। किसके लिए? इस पर्टिकुलर नाउन के लिए, इस पर्टिकुलर नाउन के लिए। तो चपाती क्या हो गया? नाउन हो गया। और इस चपाती की विशेषता बताने के लिए हमने एक वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया। ठीक है, जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फ्रेंड्स सुनेंगे ध्यान से, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का कार्य कर रहा हो, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रहा है तो वो जिरंड होता है। लेकिन जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी की विशेषता बताने के लिए अर्थात एडजेक्टिव का कार्य कर रहा होता है तब उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी की विशेषता बताने के लिए उपयोग किया जा रहा होता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आई रेड सेंट मैसेज, शी गेव मी बर्न्ट चपाती। ठीक है, आई सेट, दे सेट, सीट का सेकेंड फॉर्म है सेट। वे बैठ गए। कहाँ पर बैठे भैया? तो हमने लिख दिया कि एक कुर्सी पर, तो ब्रोकन चेयर। ठीक है, तो क्या हुआ? ये चेयर क्या हो गया? नाउन हो गया। और इस चेयर की क्वालिटी क्या है? यह ब्रोकन है। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई। तो ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म जो होता है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ टूटा हुआ। सेंट मीन्स भेजा हुआ, बर्न्ट मीन्स जला हुआ, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। तो यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यह क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। फ्रेंड्स क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। दे सेट
ऑन द ब्रोकन चेयर, ठीक है, चेयर के लिए वैसे इन का भी यूज किया जाता है, तो दे सेट इन ब्रोकन चेयर, ठीक है, तो ब्रोकन चेयर मतलब टूटी हुई कुर्सी। समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर ब्रोकन के लिए ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, बर्न्ट पास्ट पार्टिसिपल हो गया, सेंट पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा हो तो आप हमारा ये चैनल जो है मास स्टडीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुँच पाए। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ऐप है मास स्टडी ऐप। ठीक है, यह ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और वहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड कोर्सेस मिल जाएंगे, आपको स्पोकन से रिलेटेड कोर्सेस मिल जाएंगे, जिनकी फीस एकदम मिनिमम रखी गई है। हम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँच सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का फायदा पहुँचा सके, इसलिए उसकी फीस जो है मिनिमम फीस में आपको कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। पास्ट पार्टिसिपल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, समझते हैं। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वह कहलाता है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसके स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं, ताकि और अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, इसमें हम समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत क्या होगा कि हम हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जो कि ध्यान रखेंगे हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि कार्य करेगा किसका फ्रेंड्स, एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है, एडवर्ब का। हैविंग के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है तो यह एडवर्ब का कार्य करता है। ठीक है, खाना खा कर के, हैविंग ईटन फूड, आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, खाना खा करके मैं ऑफिस के लिए निकला। हैविंग इन्फॉर्म्ड देम आई रिसीव्ड पार्सल। ठीक है, हैविंग इन्फॉर्म्ड देम आई रिसीव्ड पार्सल, मैंने उनको पहले इन्फॉर्म किया, उसके बाद मैंने पार्सल रिसीव किया। तो यहाँ पर हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि कार्य किसका कर रहा है, जो कि एडवर्ब का कार्य कर रहा है फ्रेंड्स। किसका कार्य कर रहा है, एडवर्ब का। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, पार्टिसिपल के बारे में अभी हमने बात करी। पार्टिसिपल में क्या होता है, तो पार्टिसिपल में वर्ब का अलग अलग फॉर्म यूज किया जाता है और उसका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है जो कार्य करता है एडवर्ब का। किसका काम करता है, एडवर्ब का। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के हो गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेगा, किया जाएगा, काम करेगा एडजेक्टिव का। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा जो काम करेगा एडजेक्टिव का। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है और जो कार्य करता है एडवर्ब का। यह प्रकार थे पार्टिसिपल के अंतर्गत। अब दूसरा जो प्रकार हमारे सामने आता है वह आता है जिरंड। ध्यान से समझेंगे जिरंड क्या होता है, तो जिरंड में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है और यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या काम करता है फ्रेंड्स, तो यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक नाउन का काम करेगा। किसका ना काम करेगा फ्रेंड्स, नाउन का काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है जो कि एडवर्ब का कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिरंड के ऊपर। तो जिरंड में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता
है जो कि नाउन का कार्य करता है। जिरंड में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है जो कि नाउन का कार्य करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग किया जाता है, लेकिन यह जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जिरंड में वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाता है जो कि नाउन का कार्य करता है, जो कि नाउन का कार्य करता है। बात समझ में आ गई? तो जिरंड और इन्फिनेटिव नाउन होते हैं जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगा। ठीक है, समझते हैं इस जिरंड को कि आखिर जिरंड में हम क्या यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिरंड की। तो जिरंड में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा और यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगा। जैसे मैंने बोला कि आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है, तो एप्पल क्या हो गया फ्रेंड्स? नाउन हो गया। इस नाउन को रिप्लेस करूंगा मैं किसी वर्ब से, इस नाउन को रिप्लेस करूंगा किसी वर्ब से, तो मैंने लिख दिया आई लाइक, मुझे पसंद है क्या? तो मैंने लिख दिया फ्रेंड्स आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक रनिंग, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक स्लीपिंग। तो यहाँ जितने भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज किए गए हैं फ्रेंड्स, ये इस पर्टिकुलर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इसका किसी पर्टिकुलर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है ना, तो वह या तो नाउन होगा और प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर प्रोनाउन तो यूज ही नहीं किया गया है, नाउन है। तो ये स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग सारे क्या है फ्रेंड्स? ये सारे नाउन है, ये सारे क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि यह किसी पर्टिकुलर वर्ब के ऑब्जेक्ट के हैं। ठीक है, तो ये नाउन है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म अब यहाँ पर क्या काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल समझा देते हैं। राम हेल्प्स मी, राम हेल्प्स मी मतलब राम मेरी मदद करता है। ठीक है, अब मैंने राम की जगह पर लिख दिया कि प्लेइंग या फिर वॉकिंग हेल्प्स मी वॉकिंग हेल्प्स मी, वॉकिंग मेरी मदद करती है। किस में मदद करती है? तो इन बेटर हेल्थ। ठीक है, तो वॉकिंग जो है मेरी हेल्प करती है किसमें? बेटर हेल्थ में। तो यहाँ पर वॉकिंग जो सब्जेक्ट में राम को यूज़ किया था, इस सब्जेक्ट की जगह पर मैंने वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लिया। इस यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लिया, तो यह क्या हो गया? यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रहा है। तो ये क्या होगा? जिरंड। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करेगा तो वह क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इन्फिनेटिव को। अब हम समझते हैं इन्फिनेटिव को कि आखिरकार इन्फिनेटिव क्या होता है फ्रेंड्स। तो इन्फिनेटिव हम किसको कहते हैं? तो जब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाए और यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करे। यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसका काम करे? नाउन का कार्य करेगा। तो यह भी क्या कहलाएगा? यह इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे टू हेल्प, टू स्टडी is एक सुनहरे भविष्य के लिए पढ़ना जो है वो बेनिफिशियल है, लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर टू स्टडी जो है एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। दूसरा,
आई वॉन्ट मोबाइल, आई वॉन्ट मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए। अब इस मोबाइल एक नाउन है, इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए मैं टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो क्या लिखूँगा, आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये टू टीच जो है इस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो यह भी एक क्या है, नाउन है, और इसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव कहेंगे। आई होप, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम आशा करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है जो कि एडजेक्टिव का कार्य करता है। दूसरा, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है जो कि एडजेक्टिव का कार्य करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है जो कि किसी स्टेटमेंट में एडवर्ब का काम करता है। दूसरे नंबर पर आता है जिरंड। जिरंड में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है जो कि नाउन का कार्य करता है। इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है जो कि नाउन का कार्य करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो समझते हैं इससे रिलेटेड, इससे जुड़े हुए सारे रूल्स के बारे में, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए और आप बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझते हैं कि पार्टिसिपल या नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स है, समझते हैं। अब हमने जो रूल्स पढ़े उसमें एक और चीज़ समझ लेते हैं ताकि आपको, हाँ ठीक है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स आएगी कहाँ पर इनका उपयोग किया जाएगा, किसी स्टेटमेंट में क्या पहचान है, ठीक है, कि ये मेन वर्ब है या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है, या जिरंड है या इन्फिनेटिव है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या पहचान है उसकी। तो समझते इस पॉइंट को घोट लेंगे, रट लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, यदि कोई सा भी स्टेटमेंट है, कोई सा भी वाक्य है, इस वाक्य के या तो सब्जेक्ट के रूप में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है कौन, किसकी बात हो रही भैया, इन्फिनेटिव। सर ये इन्फिनेटिव क्या होता है, तो मित्रों इन्फिनेटिव के बारे में हमने बताया है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, तो इन्फिनेटिव यूज किया जा सकता है सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, या फिर देखो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टेटमेंट का। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमने लिखा। ठीक है, तो कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है ये टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, या फिर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इस टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, भाई गेम्स खेलना, खेल खेलना एक अच्छा एक्सरसाइज होता है। तो यहाँ पर टू प्ले जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये टू प्ले वर्ब नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर टू वर्ब प्लस प्ले जो है ये वर्ब तो है पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब के कारण ये वर्ब ना होते हुए एक नाउन का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है, नाउन का। उद्देश्य, पर्पस या कारण बतलाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे सी इज फ्रैंक इनफ, फ्रैंक है किसमें, टू स्पीक बोलने को, तो यहाँ टू स्पीक जो है ये भी इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के कि निम्नलिखित वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है। किसके बाद, एडवाइज के बाद आप आईएनजी नहीं लगा सकते। शी एडवाइज मी प्लेइंग इनकरेक्ट हो जाएगा, शी एडवाइज मी स्टडिंग इनकरेक्ट हो जाएगा, शी एडवाइज मी टीचिंग इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि इस एडवाइस के बाद हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव का, और इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किसके बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा, तो कहीं पर भी आपको फ्रेंड्स वर्ब देखने को मिल जाए, कौन सी, एडवाइस, टीच,
टेल, अलाउ, इनवाइट, शो, फॉरबिड, कंपेल, रिक्वायर, रिमाइंड, ऑर्डर, आस्क, बेग, परमिट, इनकरेज। इन वर्ब्स के बाद अगर आपको कहीं पर दो विकल्प दिखे, क्या कि या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओ या टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। क्या इतनी सारी वर्ब्स आपको कहीं पर दिखे और दो विकल्प दिखे कि या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओ या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्या लगाना है आपको? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है फ्रेंड्स? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि हमको कहा गया है कि इन वर्ब्स के बाद हमेशा इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कि लाइक, वांट, विश और प्रोमिस आदि के बाद ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। आई वांट टू गो, यह बात सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भी हो जाए, जैसे आई वांट हिम टू गो, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लाइक, वांट, विश और प्रोमिस के साथ भी हम टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे। तो आई वांट हिम टू गो मतलब मैं चाहता हूं कि वह जाए। ठीक है, नेक्स्ट है लेट, मेक, सी, हियर, डेयर, नॉट, नीड नॉट, बिड आदि के बाद इन्फिनिटिव का जो प्रयोग किया जाएगा ना, वो बिना टू के किया जाएगा। ये इसको बेयर इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेयर इन्फिनिटिव। मतलब यहां पर टू का उपयोग नहीं होता है। जैसे लेट देम, अब लेट के बाद क्या आया? गो, अब यहां पर टू का यूज किया नहीं, यूज किया। तो ऐसे ही कौन सी वर्ब है? लेट, मेक, सी, हियर, डेयर, नीड नॉट आदि ऐसी वर्ब्स है जिन वर्ब्स के बाद हम इन्फिनिटिव तो लगाते हैं लेकिन टू का उपयोग नहीं करते हैं। कई बार आप लिखते हैं ना, ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ मतलब वह मुझे हंसाता है। तो ही मेक्स के बाद हमने वर्ब तो लगाई लेकिन वर्ब में टू नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें कहा गया है कि लेट, मेक, सी, हियर, डेयर, नॉट के बाद टू का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट और ऐसी कुछ वर्ब्स है, हेड बेटर, हेड रेदर, वुड रेदर, सुनर देन, रेदर देन, नथिंग बट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग तो किया जाता है लेकिन किसके होता है? बगैर टू के होता है। इन्फिनिटिव मतलब क्या है? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये वर्ब घोट लेना, रट लेना, पी जाना, क्या कि इनके बाद हम वर्ब लगाएंगे तो टू के साथ नहीं लगाएंगे। जैसे यू हैड बेटर टू गो नहीं होता, यू हैड बेटर गो होगा। समझ में आया? क्योंकि हैड बेटर के बाद हम टू का उपयोग नहीं करते हैं, बिना टू के लगाते हैं। ठीक है, वुड रेदर के बाद भी डाई टू नहीं आएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू के होता है। ठीक है, इनके बाद भी हम वर्ब लगाते हैं तो कभी टू नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आई कैन टू टीच, आई कैन टू टीच नहीं होता है। क्या होता है? आई कैन टीच होता है। मे आई कम इन होता है, मे आई टू कम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन वर्ब्स के बाद हम टू का यूज नहीं करते, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आई इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव मतलब क्या होगा? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई फाउंड हर टू सिंग, अब टू के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, दैट इज करेक्ट। आई आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, नॉट टू ओपन, यहां पर भी देखिए टू प्लस ओपन का उपयोग किया है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया है और इसके बीच में किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, बीच में किसी भी एडवर्ब का प्रयोग हमें नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित वर्ब्स के बाद सीधी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे निम्नलिखित वर्ब्स के बाद सीधी इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव मतलब क्या हो गया? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे अपीयर,
फॉरगेट, स्टॉप, रिफ्यूज, प्रोमिस, प्रूव, रिमेंबर, बिगिन, डिसाइड, सीम और ट्राई, इनके जस्ट बाद आप टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। जैसे बोलते हैं ना ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मतलब ट्राई टू मतलब कोशिश करो, और ट्राई के बाद डायरेक्ट आप टू लगा दो, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग मी वेजिटेबल, है ना, अब बाजार सब्जी लाना मत भूलना, तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। तो इस तरीके से इनके जस्ट बाद आप टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। यहाँ लिख देंगे भाई इनके जस्ट बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहां पर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी क्या काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। अगला, नो के बाद हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का प्रयोग कर इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू नो, जब हम किसी से पूछते हैं कि भैया आपको आता है, डू यू नो। अब जब हम किसी काम के बारे में पूछ रहे हैं, जब हम किसी एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, जब किसी वर्ब के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि नो के बाद हाउ, वेयर, व्हेन लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, और फिर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे बोलेंगे? भैया क्या आपको खाना बनाते आता है? तो डू यू नो हाउ टू कुक फूड। क्या आपको कंप्यूटर चलाते आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। यहाँ सीधे नहीं बोल सकते कि डू यू नो टू ऑपरेट कंप्यूटर, दैट विल बी इनकरेक्ट, दैट विल बी इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा कि डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, तो डू यू नो वेयर टू गो, डू यू नो टू गो नहीं होगा, डू यू नो वेयर टू गो। ठीक है, तो इनके बाद हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड्स को लगाएंगे और उसके बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जिरंड। क्या बताया था भैया जिरंड के बारे में हमने? याद है कि नहीं? सर याद है ना? क्या बताया था? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा, जो काम क्या करेगा? जो कार्य करेगा नाउन का। अब जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। वही बात बता दीजिए, हम लोग इतनी देर से बता रहे थे क्या कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाए और वह अगर नाउन का काम कर रहा है तो वह क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। ठीक है, जैसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म जुड़ जाता है और नाउन का काम करने लग जाए तो वह जिरंड कहलाता है। वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, भैया चलना जो है ना बड़ा ही अच्छा है, फायदे कारक है, उपयोगी है। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, तैरना जो है ना एक एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है और इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की जगह पर नाउन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए ये वॉकिंग और स्विमिंग वर्ब न होते हुए यहाँ पर क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे और इन्हें कहेंगे जिरंड। क्या कहेंगे? जिरंड कहेंगे। यूज ऑफ जिरंड के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार जिरंड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वाक्य जिरंड का उपयोग भी वहीं पर करेंगे। कहाँ? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। सर ये प्रीपोजिशन क्या ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे मैंने बोला कि आपके आने से पहले या आपके आने से पहले, तो बिफोर कमिंग, जाने के बाद, आफ्टर गोइंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल, ये स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया। यू आर नीड बीटिंग, ये नीड का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिरंड से रिलेटेड, कि जिरंड को अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात जिरंड का प्रयोग किया जाता है। इनको रट लेंगे, घोट लेंगे। क्या? इन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगाएंगे हम? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बिसाइड कमिंग, एट, स्लीपिंग, इन, डूइंग। ठीक है, तो इनके बाद अगर वर्ब यूज करना पड़ रहा है, इन प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब उपयोग करना पड़ रहा है तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ, ऑफ के बाद क्या लगाया? टीचिंग। क्यों लगाया? क्योंकि रूल कहता है कि ऑफ के बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। द टीचर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम, अरे भैया फ्रॉम के बाद क्या लगाया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्यों लगाया? क्योंकि यह नियम कहता है कि फ्रॉम के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित फ्रेजेज ऐसे हैं जिनके साथ टू होते हुए भी इनके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सर ये फ्रेज क्या बीमारी है? अरे मित्रों, फ्रेज मतलब क्या होता है पता है आपको? कि एक तो एक सिंपल वर्ड होता है, एक वर्ड होता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ड। और जब एक से अधिक दो वर्ड हो जाए और फिर इनको नामकरण दे तो फिर इसे हम कहेंगे फ्रेज, जिसका मीनिंग हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिखा कि गार्डन, तो गार्डन एक हो गया क्या? एक वर्ड हो गया। और कहाँ पर है? इन द गार्डन। तो ये जो इन द गार्डन मैंने लिखा, ये अब एक वर्ड ना होते हुए एक क्या बन गया? फ्रेज बन गया। तो कुछ फ्रेज ऐसे हैं जिनके साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे एडिक्टेड टू। आप देखिए जनरली क्या होता है, जनरली अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जनरली क्या यूज किया जाता है? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेजेस फिक्स्ड हैं कि एडिक्टेड टू आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा छिप रहा है, छूट रहा है। ठीक है, तो उसको समझेंगे कि सब्जेक्ट के बाद अगर बी वर्ब आ रही है, बी मतलब समझते हो? बी मतलब एम इज आर वॉज वर। बी मतलब क्या होता है? एम इज आर वॉज वर। अगर सब्जेक्ट के बाद एम इज आर वॉज वर आ रहा है और उसके बाद ये फ्रेजेस आ रहे हैं तो फिर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, भले ही इसमें टू दिया हुआ हो। जनरली टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन किसी सब्जेक्ट के बाद बी मतलब एम इज आर वॉज वर के बाद अगर ये फ्रेजेस दिए हुए हैं और फिर आ रहा है तो फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। जैसे राम केम हियर विथ अ व्यू टू रीडिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि विथ अ व्यू कहाँ पर लिखा हुआ है भैया? ये लिखा हुआ है विथ अ व्यू। विथ अ व्यू टू के बाद क्या आएगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो राम केम हियर विथ अ व्यू टू रीडिंग। पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, हिज, ओवर, देयर, हर, यूअर, राम्स के बाद वर्ब के जिरंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पॉजेसिव देखो ये हीज आया ना, तो हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो वी शुड नॉट माइंड ही इज कमिंग हियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्ब्स के बाद जिरंड का प्रयोग होता है न कि इन्फिनेटिव का। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद जिरंड का यूज होता है न कि इन्फिनेटिव का। जिरंड मतलब भैया पहले तो ये समझ लेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन सी वर्ब है? रट लेंगे, घोट लेंगे। माइंड टू नहीं होता है, माइंड के बाद डायरेक्ट आईएनजी हो जाएगा। इंजॉय टू नहीं होता है, इंजॉय के बाद डायरेक्ट आईएनजी लगाएंगे। तो माइंड, इंजॉय, डिसलाइक, लाइक, अवॉइड, एडमिट, अप्रिसिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज, नो यूज, गुड यूज, प्रिवेंट, डिटेस्ट, डिनाई, एक्सक्यूज। ठीक है, इन वर्ब्स को घोट लेंगे, रट लेंगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इनके बाद हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है। कैसे कंफ्यूजन होता है? कंफ्यूजन यह होता है कि लिखा हुआ आता है आई वांट और लिखा हुआ है आई लाइक। विकल्प यहां पर भी आया आपके लिए कि लगाओ टू रीड या रीडिंग, और यहां पर भी आया कि लगाओ टू रीड या फिर रीडिंग। इस तरीके के स्टेटमेंट आता है। आई वॉन्ट टू रीड या रीडिंग, आई लाइक टू रीड या रीडिंग। ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो रूल दिया हुआ है ना, ये हमारे काम में आता है। क्या? कि भैया जब भी लाइक आए तो क्या लगाना है हमें? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आई लाइक रीडिंग हो जाएगा, टू रीड नहीं हो जाएगा। वांट वाला, इसके पहले जब हमने इन्फिनेटिव वाला पढ़ा था तब हमने पढ़ा था क्या? कि अगर वांट आ जाए तो फिर क्या लगाना है? टू रीड। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इसलिए ये नियम काम में आते हैं। अब तो किसी ऐसे लाइक जैसे कौन कौन से वर्ड है? तो माइंड, इंजॉय, डिसलाइक, लाइक, अवॉइड, एडमिट, अप्रिसिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज, नो यूज, गुड यूज, प्रिवेंट, डिटेस्ट, डिनाई और एक्सक्यूज के बाद इन्फिनेटिव। और कौन सा इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है? किसका होता है? जिरंड का। तो जिरंड मतलब क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। काम क्या करता है ये? जिरंड का वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है। ठीक है,
अभी हमने जिरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ लिया। पार्टिसिपल के बारे में अभी हमने बात करी थी। क्या पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बताया था हमने कि यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाएगा या बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या बताया था, ईडी ईएन आर ए नहीं भैया, सीधा सा आप तो यह समझ लो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ समझ लेंगे क्या, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पर क्या होगा, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो, ठीक है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब पार्टिसिपल क्रिया वर्ब का वह रूप है जो एक क्रिया के रूप में तथा एक विशेषण एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये क्रिया हो गई, ये क्या हो गई, एक वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं ये लिखता हूँ कि द रनिंग गर्ल, तो ये गर्ल क्या है, एक नाउन है, और इस गर्ल की विशेषता क्या है, ये दौड़ती हुई है, तो दौड़ती हुई क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ पर करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले तो है ना कि एम इज आर के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये जो होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यह कहलाया जाएगा पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एम इज आर के बाद जो हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। दूसरा, एडजेक्टिव के रूप में नाउन की विशेषता बतलाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। जैसे फ्लोटिंग क्लाउड्स, ये बादल है, बादल हो गए नाउन, और बादल की विशेषता क्या हो गई, फ्लोटिंग, तैरते हुए, दौड़ते हुए, ठीक है। द प्लग्ड द ब्लूमिंग फ्लावर, फ्लावर मतलब क्या हो गया, नाउन, और कैसा, फूलता फलता हुआ, तो ये ब्लूमिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ही रोट एन इंटरेस्टिंग, एक स्टोरी क्या हो गई, नाउन हो गई, कैसी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है कौन कौन, फ्लोटिंग, ब्लूमिंग और इंटरेस्टिंग, और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो हमने कहा है कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने का काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लेंगे। दूसरा, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। अरे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन क्या होता है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जैसे लिखते, जिससे हम सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कहते हैं। तो जैसे हियर, सी, फील, स्पेल, फाइंड, वॉच, टीज के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वी सॉ हर, हमने उसको देखा, क्या करते हुए, कैरिंग अ बॉक्स ले जाते हुए। वी फेल्ट द हाउस, क्या करते हुए, शेकिंग करते हुए, हिलते हुए। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक ही कार्य के बाद दूसरा कार्य किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग किया जाता है। जैसे टेकिंग ऑफ हिज शूज, ही एंटर्ड द रूम। अरे भैया व्यक्ति वही है, एंटर रूम में, कमरे में प्रवेश किया, क्या करते हुए, टेकिंग ऑफ द शूज। तो एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है, एक काम करने के बाद दूसरा काम किया, तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग किया जा सकता है। लॉयन को देख करके कौन, द मैन क्लाइंबर द ट्री, व्यक्ति जो है पेड़ पर चढ़ गया। तो यहाँ पर सीइंग जो है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। जब एक सब्जेक्ट द्वारा एक साथ होने वाले दो कार्य संपन्न हो तो एक कार्य प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा व्यक्त है। शी वेंट ऑन, शी वेंट आउट, क्या करते हुए गया, रोते हुए गया। द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट ने क्लास छोड़ा, क्या करते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, ठीक है। तो यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसमें यूज अर्थ निकलता है करते हुए। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म काम करता है एडजेक्टिव का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैव, हैज और हेड के बाद आप सभी जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है फ्रेंड्स, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है, पास्ट। मैं परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पार्टिसिपल कहलाता है। और कौन सा पार्टिसिपल कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। पैसिव वॉइस बनाने में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के नहीं बनता है, तो सारे पैसिव वॉइस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनते हैं। जैसे लेटर वॉज रिटन, लिखा गया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। द स्टेट हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है विशेषता बताने के लिए। हमने जो बताया था भैया, टीम कैसी है, टीम है हारी हुई, डिफीटेड टीम है। फ्लावर कैसा है, फूला हुआ है, खिला हुआ है, ब्लूम्ड है। स्लेट कैसी हुई है, ब्रोकन, टूटी हुई है।
बच्चा कैसा है, घुमा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, किसी नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या प्रयोग तब किया जाता है, जब पहला कार्य दूसरे कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व समाप्त किया जाए। अरे भैया खाना खा करके हम गए, मतलब हम गए, उसके पहले हमने खाना खा लिया था, ठीक है। जैसे हेइंग रिटर्न द लेटर, पत्र लिख करके राम पोस्टेड इट, राम ने इसको पोस्ट किया। तो राम ने पोस्ट कब किया, जब ये कार्य कंप्लीट हो चुका था। कौन सा, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला, ठीक है। द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे घर कब गए, हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क, अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद। तो एक काम करने के बाद दूसरा हुआ हो तो परफेक्ट। आशा करते हैं कि आपको पार्टिसिपल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें सारी एग्जाम्स को लगभग कवर कराने की कोशिश करिए। टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें, है ना, प्रैक्टिस शीट मिलेगी और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे मास स्टडी ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा ही प्यारा ऐप है मास स्टडी ऐप। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लैंग्वेज को लेकर के किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन चाहते हैं, वो मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ मिलेगा सर ये, अरे गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा मास स्टडी ऐप, ठीक है। उसमें क्या मिलेगा, बहुत सारे कोर्सेस, इतने सारे कोर्सेस है कि बड़ा मतलब आपका फ़ायदा हो जाएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हम अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये 0 to हीरो लेवल आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। शून्य से शिखर, सर का वादा है आपकी इंग्लिश होगी बेहतर, ठीक है। तो इसका 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, रेगुलर होमवर्क मिलेगा, ठीक है। बेसिक्स टू एडवांस लेवल की सारी इंग्लिश कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा बहुत तो हमको आता है, लेकिन हम एक्सपर्ट लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो ये स्पेशल कोर्स डिजाइन किया गया है, एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच, ठीक है, जिसका 3 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा। डेली लाइव क्लासेस रहेगी, एडवांस लेवल कन्वर्सेशन सीखने को मिलेंगे, डिबेट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, बहुत कुछ मिलेगा आपको। दूसरा है कि हाँ सर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनकी इंग्लिश इंप्रूव कराना चाहते हैं, हाँ तो ये कोर्स उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है, बच्चों के लिए स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया गया है, बच्चों की मानसिकता या साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो आप ये कोर्स ज्वाइन करा सकते हैं। प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर के हम सर इंग्लिश बोलते हैं ना, तो बोलते बोलते अटक जाते हैं, हमको शब्द नहीं मिल पाते, हमको वर्ड्स नहीं मिलते, तो वर्ड्स को इंप्रूव कराने के लिए स्पेशल कोर्स आपके लिए है। नेक्स्ट है पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर के। हमने सर कई बार क्लासेस ज्वाइन करने की कोशिश करी, लेकिन क्या होता है कि हम किसी क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हमको हेजिटेशन फील होता है, हम बोलते हैं ना तो हम टीचर हम ध्यान नहीं दे पाते, हमको पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए कि टीचर हमारी बात को स्पेशली ध्यान से सुने, हम जो पूछे हैं वही बताए, हमारे हिसाब से क्लास चले। तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर आपके लिए, स्पोकन इंग्लिश की बुक है आपके लिए डिज़ाइन की गई, तो बहुत कुछ आपको इस तरीके से देखने सुनने समझने को मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारा सर ये सारी चीज़ मिलेगी कहाँ पर है भैया, मास स्टडी ऐप, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे ना, मास स्टडी लिखेंगे तो इस तरीके का कुछ ऐप बना हुआ आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।